नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार ओझा जेएनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो प्रदीप जी, बिहार में चुनाव सेकंड फेज भी कल हो जाएगा, मतलब कमाल है सर। और मोदी जी ने तो मतलब इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी सर। ही हैज लिट इनटू द ऑपोजिशन एंड एवरीथिंग। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट व्हाई ही डिडंट मेंशन अ फ्यू थिंग्स। कुछ चीजें उन्होंने मेंशन नहीं करी। क्यों नहीं करी? आई थिंक दैट इज आउट ऑफ डिसेंसी। आई होप द कांग्रेस रियलाइजेस। लाइक फॉर एग्जांपल भागलपुर राइट्स जो थे सर, भागलपुर का जो दंगा हुआ सर प्रदीप जी, 1989 की बात है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दैट वाज द लास्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर 1989 में। और आज तक जो लोग दोषी हैं उसमें प्रदीप जी, उनको सजा नहीं हुई। मतलब मेरा ये कहना है क्या है यार, मतलब जब वो कहते हैं ना जंगल राज वगैरह वगैरह वगैरह, तो गलत नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग अगर देखा जाए। But Bhagalpur has been mentioned by Prime Minister Modi in a big way. Yes, he talked about Bhagalpur, he talked about anti-Sikh riots, all that Congress was involved in. जो आपने हमेशा आपके जिक्र होता है सर, Bhagalpur riots. In fact, you personally have covered that Bhagalpur riots. I have, sir. You have seen the dead bodies, you saw everything. Whole village full of only dead was bodies, shot dead. and only one young girl who was still alive. बिल्कुल Because her foot had been cut off, they left her for dead. Yes. और उसको बचाया, और उसके बाद मैं बता दूं कि वो लड़की जो है वो बड़ी हुई। एट दैट टाइम वो 9th या 10th में थी। उसके बाद उसने स्कूल पास किया। उसके बाद उसकी एक इंजीनियर से शादी हो गई एंड दे ऑल वेंट टू लिबिया, जहाँ तक मुझे याद है। एक अकेली बच्ची बची थी उस गांव में, पूरे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेरा ये कहना है प्रदीप जी कि व्हेन विल वी गेट क्लोजर इन सब चीज़ों के ऊपर? सीधी सादी बात है। मतलब कांग्रेस का तो यही है ना, बात दिखा दिखा के, मोदी जी की शक्ल दिखा दिखा के, आरएसएस की शक्ल दिखा दिखा के कि तुम मरने वाले हो, तुम मरने वाले हो, तुम मरने वाले हो। अरे भाई, सबसे ज़्यादा दंगे तो कांग्रेस के राज में हुए हैं। मतलब भाई क्या बताऊँ मैं। You've been highlighting it when even before BJP ever talked about it. Yes. BJP has never talked it. It is right now Prime Minister Modi talked about it in the Bihar elections. उससे पहले कोई कभी जिक्र नहीं किया, जिक्र नहीं करता। Yes. गॉड नोज व्हाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है सर कि जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार वॉज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट गॉड नोज हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आप कपिलवस्तु को देखें, आप नालंदा यूनिवर्सिटी को देखें, आप गया को देखें, आप बाकी सब चीज़ों को देखें। जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है बिहार का, वो और किसी जगह पर नहीं है। अब पिछले 20 साल से तो इनकी सरकार है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट डेवलप्ड इट। अब नालंदा यूनिवर्सिटी को अभी कह रहे हैं कि डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आई होप दे डेवलप इट प्रॉपर्ली। आई होप दे डू। दैट्स ऑल दैट वन कैन होप फॉर, बिकॉज इन बिहार यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। और दूसरी चीज क्या है, मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दी विद रिगार्ड टू मुस्लिम्स, उनका क्यों नहीं बन सकता? हर एक मुस्लिम बन सकता है, आरएसएस का मेंबर है, क्यों नहीं बन सकता? जो अपने आप को भारत माता की संतान मानता है वो आरएसएस में जरूर आए। बिल्कुल। लेकिन साथ में उन्होंने एक और भी चीज कही। आप बोल रहे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या हिंदुइज्म रजिस्टर्ड है? क्या हिंदू धर्म रजिस्टर्ड है? नहीं है ना। इसी तरह आरएसएस भी रजिस्टर्ड नहीं है। I said it's an association of persons. Yes. And it's been exempt from income tax because it's an association of persons. That is number one. And number two, as he said, we have been banned twice. Actually twice. Yes. But we have been banned twice. And the ban has been lifted twice. So they must have banned some entity. किसी एंटिटी को बैन किया होगा ना, पाबंदी लगाई होगी किसी चीज पे। तो दैट्स इट। एंड इफ यू नोटिस, ऐसा तो नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई होगी प्रदीप जी, या नरसिंह राव ने पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई होगी। सबने करवाई होगी और उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब दे आर ऑन फर्म लीगल ग्राउंड। And income tax relief, Congress regime after RSS and BJP for 60 long years. Yes. They must have observed it under microscope. अगर कोई भी फैक्टर उनको मिलता तो फिर बैन लगाते। बिल्कुल। So and the IT records, IT scrutiny could have been maximum, but it never happened. It never happened. Either जो the भी है, Congress rule or the BJP rule. मेरा ये कहना है जो भी है, फिलहाल अभी तक जो उनके ऊपर अभी जो लांछन लग रहे हैं, अभी जो अटैक हो रहे हैं कि 100 वर्ष हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वो गए, भाई आपकी सरकार थी, आपको सोचना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? इन एनी इवेंट वी गॉट अ ग्रेट पैनल ऑफ गेस्ट राइट नाउ। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू देम। अली दारूवाला साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय सिया राम सर, हर हर महादेव, हाउ आर यू? जय सिया राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम इज इन द न्यूज़ दारूवाला साहब। यस। आपको बहुत जवाब देना पड़ेगा द्विवेदी जी का। संजय द्विवेदी जी नमस्कार, हर हर महादेव।
जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। Right, वंदे and मातरम। Sushil Vyas ji, सब as वंदे you, I'm very impressed. सब with वंदे Sushil मातरम Vyas. बोल रहे हैं। व्यास जी तो बोलेंगे ही वंदे मातरम। सुशील व्यास जी, वंदे मातरम, Intellectual. कैसे हैं? हर हर महादेव सर। जय भवानी जय शिवाजी। Jai Bhavani, Jai Shivaji. And by the way, this is for our viewers. If you haven't subscribed already to the channel, please subscribe करें. Because right now we are slowly inching towards that 1 crore mark. 1 करोड़ व्यूअर्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी 60 और 70 लाख के बीच में हैं। 60 और 70 लाख के बीच में लोग अभी आपको देख रहे हैं। बहुत So जल्दी 1 करोड़ हो subscribe जाएगा। to the fastest growing channel of the nation. Fastest growing channel of the nation. Nation now. To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Abariyako Jambu to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And swagatam to our viewers in Kerala and vanakkam to our viewers in Tamil Nadu. Absolutely wonderful having you with us and thank you very much for your support. So I'll start with you, Ali Darwala साहब. दारुवाला साहब आपसे शुरू करता हूँ आज. दारुवाला साहब, मोहन भागवत जी की जो स्टेटमेंट आई अभी मुसलमानों के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, उस विषय में मैं चाहूंगा कि आप जरा टिप्पणी करें, उसका जरा विश्लेषण करें। उन्होंने कहा जो भी अपने आप को भारत माता की संतान मानता है वो आरएसएस का मेंबर बन सकता है, एंड वी वेलकम दैट पर्सन, वी ऑनर दैट पर्सन। हर कोई, भले वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो मर्जी हो, हिंदू हो, अगर वो भारत माता की संतान अपने आप को मानता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका स्वागत करता है। दारुवाला साहब बोले सर। 100%। देखो, सब में पहले एक जीती जागती एग्जाम्पल 2010 से अली दारूवाला, जो एक सुन्नी मुस्लिम है, पूना से है, वो माननीय इंद्रेश जी जो टॉप 5 के आज जो कार्यवाह की जो यादी में जो आते हैं, उनके साथ में मैं घर के जैसा काम कर रहा हूँ। इंद्रेश जी मुझे बेटे से कम प्यार नहीं करते। मेरे ये कंधों पे वही माननीय गुरुजी सोते हैं, उनके साथ में मैं काम कर रहा। और ये जनमानस को, जैसा आपने कहा कि 80 लाख लोग ये इंटरव्यू देखते हैं, तो 80 लाख लोग ये भी सुने क्या एक मुसलमान सुन्नी मुस्लिम इतने तन मन से आरएसएस के साथ में जुड़ा है। और मैंने इतने सालों में कोई भी भेदभाव संघ में देखा नहीं। जब ये 5 कार्यवाह लोग खाने को बैठते हैं, ऐसा भी वक्त कभी कभी आया है 2010 में, जब ये 5 लोगों के बाजू में इनकी सेवा करने के लिए मैं वहाँ पे खड़ा होता था। कभी कभी इनकी थाली में बैठ के मैंने भी खाना खाया। इससे ज़्यादा मिसाल भारतीय जनता पार्टी का आज मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आरएसएस ने भेजा है। आगे का मेरा प्रवास क्या है मुझे भी नहीं पता। ये सब रहते हुए संघ के बारे में लोग जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो मेरे दिल में संदेह आता है, क्या आरएसएस के जो आज 56 करोड़ लोग उससे निगडित है, उसके मेंबर है, ये 100 चलते हुए प्रचारक जो 1300 फुल टाइमर्स है, ये लोग ने 100 साल में जो काम किया, इसका सराहना और इसकी डर आज कांग्रेस में, अर्बन नक्सल्स में, नक्सलवादियों में, और वो हर कोई जो देश के दुश्मन है उसके दिल में ये डर उनको सता रहा है करके ये लोग ये जो अनाप शनाप बातें कर रही है। और जो कांग्रेस की दुकान बंद होने जा रही, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये इतने स्पष्ट रूप से कहा कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, ऐसा क्या गुनाह हमने किया, ऐसा कौन सा मर्डर हमने किया, ऐसी कौन सी देशद्रोही की और ये देश के विरुद्ध हमने बात करी? तो ये सब बातें अगर आप ला सकते तो पहले इनका जवाब देने का आनंद मुझे होगा। दारूवाला साहब, दूसरा बहुत बड़ा विषय आज पूरा देश में चर्चा है। राइट फ्रॉम आरएसएस, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ वंदे मातरम गाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे। कांग्रेस इज एक्यूजिंग बीजेपी, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, आप यू गिविंग अ बैड नेम टू रविंद्रनाथ टैगोर, बिकॉज दो स्टैंजा सिर्फ अडॉप्ट करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1937 के आसपास डिसाइड किए थे। आप उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाकर देश में बंटवारा बांटना चाहते हो धर्म का। हाउ डू यू सी दिस चार्जेस? वंदे मातरम, दारूवाला साहब। देखिए, सब में पहले वंदे मातरम का जो 150 साल सेंटेनरी मनाया जा रहा है, उसके अंदर आज से 100 साल उससे भी पहले जो भी शब्द जिसके ऊपर, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जब यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का ध्रुवीकरण नहीं हुआ था, जब उसके अंदर जो जो कुछ शब्द थे, जिस शब्द से मुसलमानों को आपत्ति थी, वो शब्द को, वो फ्रेजेस को, वो लाइंस को उस संगीत से दूर किया गया है।
इतने सालों से ये चलते जा रहा है। जब आज हम 150 साल पहले, मेरी बात सुनिए, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है, वो भी अबू आजमी जी ने ये शब्द को उठाया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। नहीं गाने का कारण क्या? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान के जो करता धरता है, उनके नेतृत्व, उनके हम सब कुछ, उनके पहरेदार हम है। सब में पहले मुसलमान तो वंदे मातरम गाते हैं, गाते रहेंगे। और आरएसएस का तो छोड़िए सर, कांग्रेस की एक जो एक सेवा सेवा दल करके एक उनकी जी। कमिटी है, उनका जो ओपनिंग गाना है वो वंदे मातरम है। तो जी। ये लोग पूरी जानकारी नहीं लेते। एक ध्रुवीकरण की राजनीति, दृष्टिकरण की राजनीति मुसलमानों के दिल में बहे बहे और बहे लाओ, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारे 56 प्रोग्राम्स के बारे में ये बात नहीं करेंगे। जो आनंद फानंद से दिवाली आज महाराष्ट्र में मनाई गई, जो हिसाब से दुकानों में गर्दी और भीड़ लगी है, जो हिसाब से महाराष्ट्र की जो ट्रिपल इंजन सरकार काम कर रही है, जिस हिसाब से सारे सारे देश के गद्दार दुश्मन एक हो गए। आज एक दोपहर को, आज एक डिबेट में मैं सुन रहा था, क्या जो भी बीजेपी विरोधी लोग हैं वो सारे एक व्यासपीठ पर आइए और उनका एक ही काम है, क्या बीजेपी को पावर में आने से रोके। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नैरेटिव एजेंडा क्यों सेट किया जा रहा है? इसका जवाब द्विवेदी जी तो बेचारे, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे आने वाले लोगों का मान सम्मान करो, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये इतने महान लोग हैं जो जो कांग्रेस मुक्त पार्टी होने जा रही है, जो माननीय उद्धव जी जो भटक गए, भरकट गए, हमसे गुमराह हो गए, उनके लिए यहाँ पर काम में उनके लिए जुड़े हैं, उनको उनकी हाथ को बरकट कर रहे, स्ट्रांग कर रहे। मैं उनसे यही प्रार्थना इसलिए करता हूँ, उनको इसलिए मैं विनती करता हूँ, क्या वो जाकर सूझबूझ से दोनों भाइयों को बताए, क्या ये जो भगवाधारी सरकार है, ये जो हमारी राइट विंग सरकार है, ये जो हिंदू प्रेमी सरकार है, जो यहाँ पर तुष्टीकरण को नहीं मानती, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स को नहीं मानती, अपीजमेंट ऑफ नन, वेलफेयर ऑफ ऑल, ये सरकार को जो हमारा एजेंडा को लेके हम चल रहे, अब प्लीज मेहरबानी करके ठाकरे बंधुओं को वापस प्लेटफॉर्म पे लाइए। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का यही सपना था। क्या अगर बाबरी मस्जिद को गिराने वाले मेरे शिव सैनिक है तो मैं उनके लिए गर्व से मेरी छाती फुलती है। आज वही वो मुमरा में, भिवंडी में जाके लोगों को वो जो है एक झूठा कहकर उनका वोट समेटने की जो वो प्रयास कर रहे, क्या वो बताना चाह रहे क्या मुसलमानों का भी मैं नुमाइंदा हूँ? ये देखो, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। उद्धव जी ये दिल से, हृदय से, दोनों भाई ये हमसे जुड़े हैं, भगवा से जुड़े हैं, श्री राम मंदिर से जुड़े हैं। उनको इसके अंदर ज्यादा दिन ये जो फेक नैरेटिव करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, और जो अन्य छोटे छोटे घटक जो सोशलिस्ट माइंड के जो लोग हैं, ये लोग उद्धव जी और राज जी को ज्यादा दिन हमसे दूर नहीं रख सकते। इलेक्शंस तो आते और जाते रहेंगे, मगर सनातन ये प्राचीन काल से चलते आ रहा है और आने वाले बहुत सालों तक चलने वाला है। तो इसमें अक्लमंदी है। तो सर उन्होंने एक और चीज कही, ये तो ठीक है सर, ये तो हैट्स ऑफ टू यू, ये मुझे बोलना पड़ेगा, अली दारूवाला साहब की तारीफ करनी पड़ेगी। शुरू से आज तक अली दारूवाला साहब ये कह रहे हैं कि आखिर में उद्धव जी को वापस आना ही पड़ेगा एनडीए में, क्योंकि विचारधारा एक है, बाकी सब चीज है कि वो भी हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, हम भी रखते हैं, तो आखिर में मिलना ही पड़ेगा, भले ही जो बीच में हुआ हो, लेकिन आखिर में उद्धव जी वापस आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दारूवाला साहब शुरू से बोल रहे हैं आज तक। लेकिन दारूवाला साहब दूसरी चीज जो है, मोहन भागवत साहब ने जो कही, उन्होंने ये कहा कि भाई आप बार बार बोल रहे हैं कि आरएसएस की रजिस्ट्रेशन कहां है, वो कहां है, क्या हिंदुइज्म रजिस्टर्ड है? आरएसएस इज जस्ट एन एसोसिएशन ऑफ पीपल, ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड इट हैज बीन बैन ट्वाइस। 2 बार उस पर बैन लगा है और 2 बार बैन हटा है। तो किस चीज पे बैन लगा है और किस चीज से बैन हटा है? मतलब सरकार ने किसी एंटिटी को बैन किया होगा और उसी एंटिटी से बैन हटाया होगा। इसका मतलब इट फिट्स द लीगल फ्रेमवर्क, सीधी बात है। तो ये बार बार रजिस्ट्रेशन की बात कहां रही है? दूसरी चीज उन्होंने कही कि भाई 60 साल तक, तकरीबन 58 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, इट इज अ कांग्रेस गवर्नमेंट। उस वक्त आप ये सवाल उठा सकते थे कि भैया आपकी रजिस्ट्रेशन कहां है, आर यू रजिस्टर्ड एज एन एनजीओ, व्हाट आर यू रजिस्टर्ड एज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा इनकम टैक्स वो हमारे खिलाफ भेज सकते थे, बाकी सब कर सकते थे। हम लोग हर चीज पे खरे उतरे हैं। तो ये बार बार वही चीज उठाना है, ये गलत है। ये मोहन भागवत जी ने कहा है। अब आप बोलें दारूवाला साहब, प्लीज गो अहेड सर। सब में पहले राजीव सर, आप लोगों को सवाल पूछते, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता
ये लोगों के ध्यान में नहीं आया, लोगों को समझ में नहीं आया। आपने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया कि हम, ये जनमानस को ये नहीं मालूम, 1 करोड़ जनता को ये नहीं मालूम क्या राजीव जी ये स्वयं 4 साल सेवक थे, इन्होंने कार्यालय में काम किया, और हमारे बहुत सीनियर जो एक प्रचारक है उनके राजीव बजाज जी एक सेवक के तौर पे, उनकी पीए के तौर पे थैंक यू काम कर सर, चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये बात जनमानस को मालूम नहीं है। तो मुझे लगता है जो आदमी ने अपना घर दार छोड़ के वहां पे आश्रम में रहा है, जो मैंने भी नहीं किया, मैं आपके सामने कबूल करता हूँ, वो राजीव सर ने किया है। तो संघ के बारे में इस चैनल पे आपसे बेहतर एक्सप्लेन करने वाला तो मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ। लेकिन सर ऐसा है, वेरी वेरी फ्रैंकली, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। साहब। सर नानाजी देशमुख की कृपा मुझ पर रही, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। उन्होंने मुझे बहुत टास्क दिए उन्होंने मुझे। और मैं आपको एक चीज बता दूं बाय द वे, ये शायद आप लोगों को मालूम ना हो कि गोंडा में, यही हम जानना चाहते। सर गोंडा में ईस्टर्न यूपी में जगह है, इट इज कॉल्ड द गॉइटर बेल्ट। एक जमाने में आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ये थायराइड सबका बढ़ जाता था। उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया। उस वक्त ना बिजली थी ना कुछ था। तो नानाजी देशमुख के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पर गए, मैं डॉक्टर जे के जैन बाकी सब लोग, हम लोगों ने बहुत काम किया वहाँ पे। सर आपको मैं बता दूं, कुछ 1.5 महीने के लिए हमारे साथ उस वक्त नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे थे। ये भी आपको बता दूं, उस वक्त की बात है, 1980s अर्ली 80s की बात है। नरेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ थे, 1.5 महीने के लिए वहीं पर थे, और हमारे साथ ही सोते थे, हमारे साथ ही रोटी खाते थे। और सोना रोटी खाना क्या सर, मतलब देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। बाय नो इलेक्ट्रिसिटी आई मीन नो इलेक्ट्रिसिटी, बाय नो ऐसे बड़े मच्छर थे वहां पे, ऐसे बड़े मच्छर। सर बड़े मच्छर जो थे वो, एज नानाजी देशमुख यूज्ड टू से, 2 चीजें याद रखना। ये सर हंसने वाली बात नहीं है, जेन्युइन बात है। ज्यादा मच्छरों का सवाल है और बिच्छू का सवाल है। जितने बड़े मच्छर उतने कम खतरनाक, जितने बड़े बिच्छू उतने कम खतरनाक। अगर बिच्छू छोटा है तो फौरन मार दो या भाग जाओ उधर से। जो बड़ा बिच्छू है उसका जो जहर है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी फ्रैंकली मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं। लालटेन की लाइट में हम लोग सोया करते थे, पढ़ा करते थे, और जितना काम हम लोगों ने वहां पर किया है, खैर नाना जी तो खैर बहुत, मतलब क्या क्या बताऊं उनके बारे में, मैं बोलना ही मतलब वो तो क्या है कि रोशनी को चिराग दिखाना। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि वहां पर उस वक्त कोई नहीं जाता था सर, कोई जाता नहीं था, गवर्नमेंट का कोई नहीं था सर वहां पे। सीजीएचएस का जो डॉक्टर आता था एक बार 6 महीने में आता था सर। नो डॉक्टर्स यूज्ड टू कम देयर, नथिंग यूज्ड टू। नाउ लुक एट द वे द कंट्री हैज चेंज्ड। आई बिलीव नाउ, आई गॉट रिपोर्ट फ्रॉम देयर सर, बिजली भी है, तकरीबन 12 घंटे की बिजली आती है वहां पे, पीने का पानी भी उपलब्ध है, बाकी सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, और सबसे बड़ी बात है टॉयलेट्स उपलब्ध हैं। सर वहां पे तकलीफ ये होती थी, अगर रात को किसी को टॉयलेट जाना पड़ गया, वी वर वेरी स्केर्ड। वहां पे क्रेट हुआ करते थे, सांप जो है ना क्रेट, और क्रेट की बाइट से सर इवन इफ यू हैव द बेस्ट एंटी वेनम अवेलेबल, you die a very painful death. Let me tell you this very frankly. So one used to try and go to the toilet early morning, never during the night. रात में वो इतने छोटे से सांप होते हैं क्रेट सर, वो काटा करते थे। बट लुक, ये आरएसएस वालों की हिम्मत देखिए सर, स्वयं सेवकों की हिम्मत देखिए। हम तो सिर्फ वहां थोड़ी देर के लिए थे, लोग तो 20-20 साल से वहां काम कर रहे थे सर। दरबार साहब अब आप बोले, उसके बाद मैं द्विवेदी जी के पास जाता हूं। बोलिए सर प्लीज। सर सब में पहले देखो, ये डिबेट के ऊपर आप मेरी तारीफ कर रहे, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। यहाँ पे सुशील जी है, हम उनसे उनकी वाणी सुनना चाहते हैं। यहाँ पे द्विवेदी जी है, हम उनकी वाणी सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कोई आरएसएस का प्रचार संचार और यहाँ पे उनका कैंपेनिंग नहीं कर रहे। मैं ये बात आपके जनमानस से एक ही बात कहना चाहता, सर आरएसएस वाले ने कोई अगर गुनाह किया है, कोई अगर क्राइम में इन्वॉल्व है, या आईसिस जैसे उनकी कोई ऑफ शूट विंग है, तो आप प्लीज बताइए। ये सरकार इतनी ईमानदार सरकार है, आज जो 2 दिन से आप चल रहा है वो आप देख रहे। अजीत पवार जी के बारे में जितने डिबेट्स मैंने लास्ट 24 आवर्स में किया, प्रामाणिकपने से मुझे आज तक एक भी फोन नहीं आया कि आप इतने निडर होके कैसी बात करते। क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरा नेता है, जो आज सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, अजीत पवार जी का जो एक काम करने का स्टाइल है, वो भले फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो, वो गलत को साथ नहीं देते। मैं यहाँ पे उनका स्पष्टीकरण देने नहीं बैठा हूँ, मगर जो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है, आज मोदी जी हो गए, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस, और इसके चलते हुए जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है सर, एक रिक्शा वाले से लेके आदमी अगर मुख्यमंत्री बनता है,
इसकी सक्सेस बाला साहब की स्टोरी आप देन है सर, देखिए, बाला साहब ठाकरे की ये देन है। सक्सेस स्टोरी आप देखिए सर, Right, बाला sir. साहब So let ठाकरे me जी go to ने Sanjay कैसे Trivedi लोगों को साहब. रखा है। So let me आज go to जो Sanjay अभी Trivedi साहब, sir. यार, संजय द्विवेदी तो साहब ने ये थोड़ा लोगों सा के बारे में एक बात घंटा करना खत्म हो है जाएगा हमको, दारूवाला क्योंकि साहब। दारूवाला साहब, महाराष्ट्र इसके ऊपर तो भगाने बहुत का चर्चा हो काम सकती है। ये 3 नेता कर रहे सर। सर इसके ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या खामियां हैं उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, मैं और आप मिलकर के सबके सामने। देयर इज नथिंग टू हाइड, कहां पर दे हैव फेल्ड, कहां पर दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स वेरी वेल, वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। द्विवेदी जी, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार थी 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र में। अगर आरएसएस से इतनी ही एलर्जी थी तो उस वक्त आरएसएस के खिलाफ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते उद्धव जी। ऐसी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या थी? और उसके पहले 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आपने 2 बार बैन किया और दोनों बार आपने बैन हटा लिया। नहीं हटाना चाहिए था ना सर। अगर आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए, अरे भाई काहे को बैन हटाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था ना, क्यों हटाया? उसके बाद बाबरी मस्जिद के ढाने के बाद बैन लगा, क्यों हटाया? रख देते। अब आप बोलें द्विवेदी जी, प्लीज गो इट सर। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, इस बात का भी जवाब दूंगा। अभी मैं दारूबाला जी की बात का जवाब दे दूं। प्लीज गो इट सर। अभी काफी बार कह चुके हैं कि माननीय उद्धव ठाकरे जी बीजेपी में वापस आएंगे, एनडीए में, बीजेपी मैं में एक नहीं, बात एनडीए में। पूछना चाहता हूं दारूबाला साहब से कि ईडी सीबीआई या 50 होके एकदम होके मुख्यमंत्री का पद देके एक नाथ शिंदे को पार्टी में क्यों लिया गया, जबकि आरएसएस के साथ हम 30 साल थे। मैं भी आरएसएस की मीटिंग में जाता था, आरएसएस के साथ रहता था, के साथ रहता था, इनके कार्यक्रमों में बाकायदा भागीदार रहता था। मैं स्वयं रहता था, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भागीदार रहता था। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी को तोड़ रही थी, तो क्या आरएसएस वाले नहीं कह सकते थे कि इस पार्टी को तोड़ना उचित नहीं है? आप देश की जो भी पार्टियां तोड़ना चाहे आप उनको तोड़ लीजिए। आज आप कह रहे साहब उद्धव ठाकरे मेरे साथ आ जाएंगे, इसके मतलब आपने एक नाथ शिंदे को क्यों हवा दी, क्यों उनको साथ दिया, क्यों हमारी पार्टी को तोड़ के उनके नाम से रजिस्टर्ड करवा दिया? देखिए, ये सब बातें कहने वाली बातें हैं, डिबेट में अच्छी लगती है, लेकिन जो धरातल है उस धरातल में ये भी दिखाई पड़ता है कि किस तरह आपने 30 साल पुराने जो संबंध हमारे थे, माननीय बाला साहब ठाकरे जिनका आप नाम लेते हैं कि साहब उनके हमारे पर एहसान है, और उनके एहसान है भी, क्योंकि इनका मुख्यमंत्री पद जा रहा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अडवाणी जी बिल्कुल एग्री थे कि इनका पद हटना चाहिए, लेकिन वहां पर बाला साहब ठाकरे खड़े हुए, बोला नहीं, इनका पद नहीं जाना चाहिए, नहीं, इन्होंने जो किया वो सही किया, पद नहीं जाना चाहिए, इनका पद बचा। आज वो प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ में आपको उनके एहसान को देखते हुए उनके पुत्र जो उनकी राजनीतिक विरासत मिली हुई थी, विरासत को उनको अकेले चुपचाप नहीं थी बाला साहब ठाकरे ने, उनको जो विरासत दी गई वहां एक नाथ शिंदे भी थे, ये जितने लोग अलग हुए हैं वो सब वहां पे थे, उस मंच वहां मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा मैं उद्धव ठाकरे को दे रहा हूँ, और उद्धव ठाकरे ने जो कार्य किया, बाला साहब ठाकरे के बाद हम सरकारें बनी, देवेंद्र फडणवीस सरकार बनी, सरकार बनने के बाद उनके साथ गठबंधन भी किया, हमने कभी लालच नहीं किया। अगर बीजेपी से गठबंधन किया, कभी ये नहीं कहा हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हमारा बनाओ, या हमको ये विभाग दो या ये विभाग दो, लेकिन जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया, अब ईडी लगाई गई, सीबीआई लगाई गई, और उनको डराया धमकाया गया, जेल में जाने का, जेल में डालने का भ्रम डर दिखाया गया। संजय राउत को जेल में डाला, 90 दिन जेल में डालने के बाद 100 दिन अब वो छूट बाहर आए, और कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि इनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं था, हमारे बाकी पार्टियों के लोगों को डाला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आरएसएस को अगर हिंदूवादी पार्टी है, मैं मानता हूँ, अगर हिंदूवादी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने कभी हमने आरएसएस का कभी कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब जो आरएसएस के काम चल रहे हैं कि वो पार्टी तोड़वा दे रहे हैं, पार्टी तोड़ दे रहे हैं, पार्टी तोड़ के सिर्फ एकमेव जयते लिखे रहे हैं, एकमेव जयते, एक पक्ष चल रहे हैं। अगर उनको पूरा देश दिखाई पड़ रहा है, वो उन्होंने एक बात कही कि जो भारत माता की संतान है वो आरएसएस का सदस्य है। पहली बात कहना तानाशाही होती है, ये बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे तमाम धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम है, और तमाम तरह की भाषाएं हैं, तमाम तरह की हमारी और चीजें हैं,
तो इस तरह की बात तो पहली बात नहीं, लेकिन अगर उन्होंने बात कही तो क्या शिवसेना आरएसएस के साथ नहीं थी? ये आरएसएस के विचारों से नहीं जुड़ी हुई थी? क्या बागी ढांचे का गिराने की, बागी ढांचा गिरे इसकी हमने कल्पना नहीं की थी? या बागी ढांचे के लिए हम लोग आंदोलन नहीं किए, पर निरंतर आंदोलन किए? और आज अगर ढांचा गिरा है तो गिरा है उसमें नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, ये बात सच है। अगर नरसिम्हा राव जी चाहते, वो प्रधानमंत्री थे, तो शायद ढांचा नहीं गिरा सकते थे हम लोग, क्योंकि जो सुरक्षा थी वहां पे केंद्रीय बल की सुरक्षा थी, तो केंद्रीय बल की सुरक्षा की वजह से ना आने पाए वहां, उस परिधि में घुस नहीं पाई, जिसकी वजह से सभी सैनिकों ने और सभी भारतवर्ष के हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने एक मत होके उस ढांचे को। द्विवेदी जी, आप कहते हैं साहब राम मंदिर मैंने बनाया, राम मंदिर आपने कैसे बनाया? राम मंदिर के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश न दिया होता तो क्या राम मंदिर आप बना पाते? आज प्रधानमंत्री माने मोदी जी हैं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री होता, उसको भी राम मंदिर बनाना पड़ता। तो ये जबरदस्ती की बातें करना या झूठ बोलना कि साहब उद्धव ठाकरे हमारे साथ आएंगे, अगर इतनी अच्छी बात की आपकी, इतना उद्धव ठाकरे को मानते थे, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी क्यों तोड़ी? और द्विवेदी जी, बट ये क्या है, हर चीज को आप एक इवेंट बना रहे हो। द्विवेदी जी, हर चीज को, वहां पर मातोश्री के बगल में एमएमआरडी का ड्रोन उड़ रहा था, आपने कहा कि मातोश्री पे हमला हो रहा है, मातोश्री पे अटैक हो रहा है, और आदित्य ठाकरे और पूरे शिवसेना के जितने यूबीटी के जितना लीडर्स है बोला कि ये होना नहीं चाहिए, सरकार ने ये तो किस, जब एमएमआरडीए कह रहा है कि पुलिस परमिशन लेके हम ड्रोन चला रहे थे, कुछ बीकेसी में कुछ काम करना था उनको, तो किस प्रकार से देखते हो, क्या सनसनी बनाना एक उद्देश्य बन गया यूबीटी का? नहीं, देखिए प्रदीप जी, कभी शिवसैनिकों ने कभी सनसनी नहीं बनाई, ना हमने राम मंदिर के नाम से वोट मांगा, ना हमने कभी ऐसा काम किया। जो बात है वो है, जो सच है वो सच है। हम हमेशा, हमारा शिवसैनिक 80% हमारी समाज सेवा रहा है, 20% राजनीति रही है। हमने कभी राजनीति के लिए अपने उसूलों को, सिद्धांतों को और राष्ट्र को, हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा हमने। आज जो बात कहते हैं दारूबाला जी कि साहब आप कांग्रेस से सरकार आपने बनाई, एनसीपी के साथ सरकार बनाई, आज अजीत दादा पवार किस पार्टी के हैं? जिनको चक्की पीसिंग फर्नांडिस जी कह रहे थे उसी इलेक्शन में, और उसके बाद 2.5 साल बाद वो एकनाथ शिंदे जी आ गए, और उसके बाद शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी गई। आज अजीत दादा पवार, जिनके ऊपर 2000 करोड़ की इनकी संपत्तियां जब्त थी, आज उन बेबुनियाद हो गया, आज उनके आरोप खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए भाई? तो आपके मुताबिक उद्धव ठाकरे जी, आपके मुताबिक सर उन पे तमाम आरोप हैं। बात ये था कि ड्रोन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। मातोश्री के पास ड्रोन घूम रहा था, मातोश्री के पास आपने प्रचार कर लिया कि मातोश्री पे अटैक होने वाला है। इन्हें किस प्रकार से देखते हो आप? ड्रोन जा रहा था एमएमआरडीए के काम से, वहां सर्वे कर रहे थे ऊपर से, आकाश से ड्रोन के माध्यम से पॉट टैक्सी के लिए। आपने कहा कि मातोश्री के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ड्रोन आपने मातोश्री, उद्धव ठाकरे जी के घर के बगल ड्रोन सर्वे कर रहे हैं, किस पार्ट ये सनसनीखेज तो है? नहीं, अगर देखिए आप अगर ड्रोन सर्वे कर रहे थे तो इसकी सूचना मातोश्री नहीं देनी चाहिए थी? क्यों? या उस हिसाब से वहां पे व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए थी? बट व्हाई? आप बाद में जब ये बवाल हो तब आप करें, जब सर्वे होता है क्या पता 5-6 बाद हो रहा जाए। सर, जब गूगल मैप्स बने, जो आप कह रहे हैं, अरे द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, माफी सर, माफी। जब गूगल मैप्स बने, सैटेलाइट पिक्चर्स बनी, मातोश्री का पूरा हुलिया, उसका पूरा मैप, उसके पूरे फोटोग्राफ्स, यहां तक के इंटीरियर्स की भी पिक्चर्स हैं अभी गूगल मैप्स पे। क्या कभी किसी ने परमिशन ली? किसी ने परमिशन नहीं ली। तो ये एमएमआरडीए का सर्वे था, किसकी परमिशन ली? वहां पे सिर्फ अकेले बाला साहब ठाकरे का घर नहीं है, बाकी सब लोगों का भी है। सर जियो से परमिशन ली क्या? यहाँ पे जेपी मॉर्गन का ऑफिस है, सिटी बैंक का ऑफिस है, लेमन ब्रदर्स का ऑफिस है, हमारा ऑफिस है, हमारा खुद का ऑफिस है, हमारे से भी परमिशन नहीं ली। सर आप ये बताइए परमिशन किससे ली जाती है? बजाज जी
बजाज जी मैंने परमिशन की बात नहीं की। जी इंफॉर्मेशन आप परमिशन की बात कर रहे हैं, मैंने परमिशन की बात नहीं आज की की। तारीख में MMRDA में जो भी काम चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं लेकिन आती मैंने है। कहा सूचना देनी चाहिए थी। मैं सूचना की बात कर रहा हूँ, कहाँ सूचना मातोश्री दी? जो है सर गूगल आज ने की सूचना डेट दी में थी वो आपको? पूर्व मुख्यमंत्री रहना है, अरे गूगल पूर्व में मुख्यमंत्री रहना। मुझे किस्सा याद है, शायद आपको भी याद होगा। बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तो रात में वहां पे कुत्ते लोग जो है भौंकने लगे। उन्होंने शिकायत की कि साहब क्या क्या दिक्कत है। आज बोलिए BMC या जो भी वहां पे उसमें थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया था उसको। So let me go to तो बात Sushil इसकी Vyas नहीं है। ji. Sushil Vyas ji, what is the legal position? Because as far as I know, when Google Maps was made and is being made, and they are continuously updated, by the way, if you are going to if you can subscribe to the highest level, you can actually get the interiors of Madhusri, or for that matter the interiors of Varsha, or for that matter the interiors of anything. Nobody informs anybody. ये क्या है? अब आप बताएं सुशील व्यास जी, what is the legal position? बोलिए सर। नहीं बजाज यही जी, बात समझ मैं के बताऊं पहले उसके पहले जो आरोप लगा रहे हैं वो बता दें कि भारत के किस कानून का उल्लंघन हुआ है। जी भावनात्मक उल्लंघन बात बात ही कहना नहीं कही। चुनाव सर पे है स्थानीय। मैंने उल्लंघन की बात ही नहीं कही मैं बजाज जी। संजय भाई, ये मेरा तरीका नहीं है अरे डिबेट मेरी करने बात का। सुन लीजिए, सुनिए आप जी। बोल रहे थे, मैं मैंने कुछ नहीं उल्लंघन बोला। की बात ही नहीं तो या तो की। आप बोल मैंने लीजिए, परमिशन लेने की बात शिवाजी ही नहीं पार्क की। का मैदान समझ के आप भाषण गलत दे लीजिए। दिशा जय में चले महाराष्ट्र, जाना। मैं चुप बैठ जाता मैंने हूँ। कहा उसकी सूचना ये देनी तरीका नहीं चाहिए है थी। डिबेट करने एक का। मिनट हाई सुशील व्यास सिक्योरिटी जोन है जी, मतलब जी। सर द्विवेदी सर एक मिनट, संजय जी, चलिए आपकी बात मान ली। शिवाजी पार्क का मैदान नहीं है, सूचना ये देनी डिबेट है। चाहिए थी कि 5 लोग जो है सुशील सर्वे संजय द्विवेदी जी, आपकी बात आ गई ना सर? बात नहीं की। सर अब आप सामने वाली बात सुन लें। सुशील व्यास जी, क्या सूचना देना अनिवार्य है या नहीं? अगर अनिवार्य है तो बहुत अच्छी बात है, और अनिवार्य नहीं है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो कोई कानून याद नहीं आता जिसमें कोई सर्वे कर रहा हो, सर्वेक्षण कर रहा हो, उसमें सूचना देने की आवश्यकता पड़े। अब आप बताएं। भारत के किस कानून के अंतर्गत उनका ये अधिकार बनता है कि इस तरह के सर्वेक्षण के समय उनको पूर्व सूचना दी जाए और वो न दी गई? जी तब तो हम उसका जवाब दें। जैसे आपने सही कहा कि वहाँ खाली मातोश्री के अलावा पूरे MMRDA रीजन में, वहाँ BKC में तमाम सर उनको बोलने को देना सर। तमाम लोग रहते हैं, क्या उनको भी इस तरह का दिया गया? जो बार-बार टीवी के स्क्रीन पे मैं देख रहा था, वो ड्रोन मातोश्री पे नहीं, मातोश्री के पीछे से जो रोड जाता है उसके फ्लाईओवर के एक पिलर के ऊपर दिखाया जा रहा था। तो हमको ये बताइए, मातोश्री के किस पिलर पे आकर के ड्रोन आया और वापस गया? जो ये आदित्य ठाकरे जी ने अपने ट्विटर में लिखा, आया और चला गया। अरे भाई, वो सामने जो आप जो दिखा रहे हो टीवी के स्क्रीन पे, वो सामने जो सूचना देनी चाहिए थी। निकल रहा है But why? उसके पांच पिलर लोग के ऊपर हमारे है। वहाँ पे अगर जाएंगे। मुझे बताइए कौन से कानून के अंतर्गत आपके पर्सनल राइट्स की अवहेलना हुई है? तो भाई, आपके कोई व्यक्तिगत अधिकार अगर हनन हुआ है तो भारत का कानून है, आप उसके अंतर्गत जाके शिकायत कर दीजिए। सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो लोकल पुलिस स्टेशन की है, जब आपने हाय तौबा मचाई तो वो खुद आपके यहाँ में मौजूद हुई, वो महिला है सीनियर इंस्पेक्टर, तो आप उससे कह देते कि बहन आप जाइए अपने पुलिस स्टेशन में, हमारी ये शिकायत है, उसको आप दर्ज कीजिए, FIR दर्ज हो जाता, उसकी जांच हो जाएगी। अब उसका स्थानीय चुनाव सामने है, उसका एक आपको कहता है कि इमोशनल खेल खेलना ठीक है, वो आपकी विषय है, लेकिन जनता सब जानती है, जनता समझ चुकी है। जनता ने एकनाथ राव शिंदे जी का नेतृत्व भी देख लिया, जनता ने वर्तमान सरकार को भी देख लिया। विकास की तरफ उन्मुख सरकार कहीं आपके इस तरह के ये भावनात्मक मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। महाराष्ट्र की जनता मजबूती से हमारे साथ खड़ी है और हम लोग विकास का कार्य कर रहे हैं। बट व्यास जी, उद्धव ठाकरे जी इज एन इंपॉर्टेंट, आपके लिए नहीं होगा, बट ही इज थोड़ा हाई सिक्योरिटी रिस्क फैक्टर है। और आप पहले भी आरोप लगा है ईव्सड्रॉपिंग का, स्नूपिंग का, फोन टैपिंग का, बार बार आरोप लगा, जिसमें अब के DGP जो है उन पर भी FIR हो गया था। तो कंसिडरिंग जो द्विवेदी जी कह रहे हैं, आपको एक कॉपी मातोश्री में देने में तकलीफ क्या था कि यहाँ के ऊपर इस बगल में ड्रोन चलने वाले हैं, ड्रोन जाने वाले हैं, ड्रोन करने वाले हैं, बिकॉज आप सिक्योरिटी को दिया है, मातोश्री को सिक्योरिटी दी है, तो किस प्रकार से क्या एक नोटिस देने में कुछ तकलीफ था? बिकॉज ऑलरेडी चार्जेस लगे हैं ईव्सड्रॉपिंग का, फोन टैपिंग का, अलग अलग चार्जेस, और FIR भी पहले भी फाइल हो चुका है द्विवेदी व्यास जी। प्रदीप जी,
सबसे पहले तो आपने जो पहला वाक्य कहा, मैंने कभी उस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया कि आदरणीय उद्धव जी का कोई महत्व नहीं है। यस, वो नेता है, बड़े नेता हैं, अपने दल के प्रमुख फॉर्मर नेता सीएम सर। मैंने वो शब्द कभी नहीं कहा कि उनका अहम कम है। ठीक है, हमारे उनके वैचारिक मतभेद है और गंभीर वैचारिक मतभेद है, लेकिन इसका मतलब मैंने किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा, ये मेरे शब्द नहीं थे। ये मैं क्लेरिफाई कर दूं। दूसरी चीज, आपने जो कहा कि सुरक्षा के मामले में मुझे आप बताइए कि वहां से प्लेन उड़ती है कि नहीं उड़ती है? उड़ती है। कभी कभी हेलीकॉप्टर भी उड़ता है कि नहीं उड़ता है? बिल्कुल उड़ता है। तो आप कह दोगे उसको नो फ्लाई जोन कर दीजिए, वहां से कुछ उड़ना ही नहीं चाहिए, वहां से कुछ जाना ही नहीं चाहिए, वहां से कोई एम्बुलेंस की गाड़ी भी टू टू करते हुए न निकले, आवाज ही न करे। भाई सुरक्षा दी गई है, उनको हमले से सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो अन्य जो संवैधानिक कार्य है उसको रोक दिया जाएगा। आप तो ऐसी बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो अब दुनिया में नहीं है, हमारी महान कलाकारा थी, परम आदरणीय लता मंगेशकर जी, पेडर रोड पे ब्रिज नहीं बना, जब उन्होंने नहीं चाहा तो ओवर ब्रिज नहीं बन सका। तो जब तक इस तरह की विकासशील जो काम है जिसका सर्वेक्षण हो रहा है, अगर आप कहो उद्धव जी मात्र वहां रह रहे हैं इसलिए वो सर्वेक्षण नहीं करे, तो ठीक है, इस तरह की चर्चा भी हो जाएगी। बहुत जल्दी 8 तारीख को दिसंबर को हमारा शीतकालीन अधिवेशन है नागपुर में विधानसभा में, इस पे भी बहस हो जाएगी कि जहां मुख्यमंत्री रह रहे हो वहां संरक्षण नहीं होगा। लेकिन सुशील व्यास मान लेंगे सर, जो संजय द्विवेदी जी का प्रश्न है, संजय द्विवेदी जी आप ही की बात कर रहा हूं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हवाई जहाज उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, फलाना उड़ते हैं, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। हाई सिक्योरिटी जोन है या नहीं है सर? एक सेकंड बता दीजिए आप। बट उनका कहना भी सही है, हेलीकॉप्टर तो ऊपर तो उड़ता ही है ना, अलग अलग व्यवस्था में जो भी है ऊपर तक जाता ही है द्विवेदी जी, बिकॉज वो रूट ही है हेलीकॉप्टर्स का, और प्लेन्स का भी वही। ड्रोन से हमले होते हैं, ड्रोन से भी हमले होते हैं प्रदीप जी, बजाय हेलीकॉप्टर से भी हो जाते हैं सर, हेलीकॉप्टर से ज्यादा घातक होते हैं। हमले होते हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि ड्रोन से भी हमले हो सकते हैं। अभी समझ लीजिए मेरी बात, नहीं तो आप पता कर लीजिए इस चीज को, देख लीजिए कि ड्रोन से हमले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। द्विवेदी जी आज की तारीख में पीरियड गया नहीं है, FIR कर दीजिए। लेकिन सुशील व्यास जी, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, उद्धव क्या प्रॉब्लम कहां आ रही है? वो ये है कि उद्धव ठाकरे जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, उनकी रिहाइश वहां पर है, रहते वहां पर हैं, लिहाजा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उनको देने में क्या तकलीफ थी? MMRDA वाले बोल देते ना, वैसे भी टच में रहते ही हैं कि भैया यहाँ से अभी ड्रोन सर्वे होने वाला है सर, जरा देख लेना, प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, आवर ड्रोन विल बी कमिंग। ये कहने में क्या है सर? इट्स अ मैटर ऑफ कर्टसी। फॉरगेट द लॉ, आई एम सेइंग फॉरगेट अबाउट द लॉ, कानून को छोड़ दीजिए सर, तमीज की बात है। बजाज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी बोलिए। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये बात पब्लिक डोमेन में आई, तुरंत वहां की सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वो खुद गई मातोश्री पे। हालांकि उद्धव जी मराठवाड़ा के दौरे पे थे, लेकिन वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन दी है। अन्यथा क्या जरूरत है? आपके मेरे घर पे तो नहीं आते कोई सीनियर इंस्पेक्टर क्लेरिफिकेशन देने के लिए। इट इज इन पब्लिक डोमेन। शी वेंट हरसेल्फ पर्सनली to clarify but all the same something MMRDA has done it, आपको इन्फॉर्म कर पूरी मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपना करके सर्वेक्षण हुआ है। ठीक है, आपके पास अगर इसकी जानकारी नहीं है तो मैं खुद आई हूं आपको ये बताने के लिए कि ये इस तरह से हुआ, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। उसके बावजूद अगर आपको लगता है गैर कानूनी है, मेहरबानी करके, भारत का कानून है, जाइए लोकल पुलिस स्टेशन में FIR कर दीजिए। व्यास जी, बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे रिलेटेड है इलेक्शंस। राहुल गांधी जी ने फिर एक हाइड्रोजन बॉम्ब डाला है। उन्होंने कहा एसआईआर जो है एक कवर अप है इंस्टीट्यूशनल वोट चोरी का। वोट चोरी अब इंस्टीट्यूशनल हो गया है। इलेक्शन कमीशन, दारूवाला साहब के RSS और बीजेपी मिलकर इंस्टीट्यूशनल वोट चोरी कर रहे हैं और एसआईआर एक कवर अप है। क्या कितना सच्चाई है? आप तो जानकारी रखते हो हर चीज का। हाउ इफेक्टिव इज दिस टैगलाइन की इंस्टीट्यूशनल चोरी का कवर अप है एसआईआर? प्रदीप जी, मैंने लगातार आपके चैनल पर अन्य जगहों पर मैं बोलता रहा हूं कि पूरे SIR की प्रक्रिया में क्या गलत हुआ ये कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेता ने आज तक नहीं बताया। चलिए, नहीं बताया, कोई बात नहीं। उन्होंने 1,78,000 BLA, जिसको ब्लॉक लेवल एजेंट कहते हैं, अपॉइंट किए थे राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट ML और कांग्रेस ने।
मेहरबानी करके बता दें किस बूथ पे, किस ब्लॉक पे उनके द्वारा या उनके सहयोगी दल के द्वारा ऑब्जेक्शन लिया गया कि ये अनियमितता, ये इलीगैलिटी, ये वोटिंग लिस्ट बनाने में हुई या डिलीशन एडिशन में हुआ है, तो वो भी तो उसका जवाब दिया जा सकता है। हवा में कोई सुतली बम फोड़ दे और उसको हाइड्रोजन बम कह दे तो गलत बात होगी ना। तो इस तरह की बात नहीं है। और अभी भी चुनाव हुआ, एक फेज हो गया, कल एक चुनाव है। मैं अगर कांग्रेस के मेरे साथी सुन रहे हो कहीं तो उनको बताना चाहता हूं, आपका पोलिंग एजेंट जाएगा 122 विधानसभा क्षेत्र में कल, उसको मेहरबानी करके बोलिए पहला वोट पड़े और उससे लेकर लास्ट वोट पड़े जब तक बैठे अपनी जिम्मेदारी को निभाए। वहां फॉर्म 87 वहां का पोलिंग इंचार्ज देगा, वो लेके आवे। वो 87 वो फॉर्म है जिसमें टोटल कितने वोट गिरे पूरे दिन में वो लिखा जाएगा। और जब काउंटिंग में जाए उसमें कोई मिसमैच हो तो हंगामा करे। अन्यथा ये जो बातें कर रहे हैं चोरी वगैरह की सब गलत है जी। भाई। उसके तरीके है ना, वो आप तरीके अपनाते नहीं, वो आप बताओगे नहीं। कोई किसी भी चीज को आप तो वकालत करते हो नामबिहार जी, किसी चीज के लिए सहारा तो चाहिए ना। आपको प्रूफ के बिना, कोई एविडेंस के बिना कोई चीज साबित होती है क्या? मैं कह रहा हूं उनको चुनौती है मेरी। कल 122 विधानसभा में चुनाव है बिहार में, अपने अपने पोलिंग एजेंटों को कहे जम के बैठे 87 पहला वोट से लेकर अंतिम वोट का ले, और 14 तारीख को काउंटिंग में जाए तो हर मशीन खुलने के पहले चेक करे, मिसमैच करे, तब चोरी की बात करे। क्या बात करते हैं चोरी और ये हवा में सब कहानियां घड़ने की। जी दारूवाला दारूवाला साहब आप ये बताएं कि बार बार ये कहा जा रहा था अभी कि बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा, जंगल राज को नहीं आने देंगे। जब लालू जी थे तब जंगल राज था, तेजस्वी यादव थे तब भी जंगल राज था। ये भूल जाते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उस वक्त मुख्यमंत्री यही थे, नीतीश कुमार जी 20 साल से तो वही मुख्यमंत्री हैं। और अभी आप देखिए प्रशांत किशोर जी की पार्टी के कैंडिडेट को मार दिया गया। आनंद सिंह जो जेडीयू के हैं यानी वही नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, ही इज द मेन एक्यूज्ड, ही हैज बीन अरेस्टेड। आरजेडी के साथ भी कुछ हुआ है। अभी आरजेडी के ऊपर आरोप भी लगाया कि डिप्टी सीएम के ऊपर आप लोगों ने हमला किया। अब आरजेडी का कैंडिडेट बोलता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ। तो सर जंगल राज कब है? जंगल राज तो अभी है। आप बताइए ना सर, व्हाई इज दिस हैपनिंग? अली दारूवाला साहब। एग्जैक्टली बिहार के जो स्थिति है, बिहार को हमने कहा से काल आया। मैंने इसलिए ये वर्ड यूज किया कि हमने, क्योंकि नीतीश बाबू जी है 20 साल से जो एक सरकार चला रहे, वो कितनी सक्षम तरीके से सरकार चला रहे। क्योंकि पहले बिल्कुल आई विल टेल यू व्हाई सक्षम तरीके से वो सरकार चला रहे, क्योंकि जो एसआईआर को जो इतना बड़ा आप लोग ने विरोध किया, इस एसआईआर के अंदर ये इतना स्पष्ट हुआ क्या जो बिहार की जो 9 करोड़ जनता है, तो 9 करोड़ जनता में से ओनली 47 लाख लोग उनके घरों को टाला है। उन्होंने वो राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में काम के लिए, पलायन नहीं किया, काम के लिए वो लोग ने वहां पर ट्रैवल किया है। और वो सारे के सारे 47 लाख लोग इलेक्शन के लिए, उसमें से अगर 7 लाख लोग आप छोड़ते हो तो 40 लाख पीपल हैव ट्रैवल बैक फॉर वोटिंग। अगर ये बिहार अगर एक जंगल राज रहता, लॉलेस लैंड रहता, तो वहां पर इतना सिस्टमैटिकली वहां पर पहले आधा बिहार महाराष्ट्र में काम करता था। नाउ वी हैव गॉट हार्डली 47-50 लाख पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार फॉर रोजगार। तो ये एक चलते हुए, अगर आप उसको मानना चाहे तो आप मान सकते, अगर आपको रिफ्यूट करना है, आपको सिर्फ एक विरोध के लिए और एक नाम रखने के लिए अगर आपको कहना है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार के अंदर रोजगार, ये फिर से वहाँ पे लोग स्वयं रोजगार, अपनी धरती की रोजगार वहाँ पे रह के जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो वहाँ पे रास्ते बने हैं, एयरपोर्ट्स बने, जो वहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी हो चली है। सर हम जब छोटे थे तो जब ट्रेन पूना से चलती थी दिल्ली जाने के लिए, तो बिहार के अंदर बुकिंग रहते हुए भी हमको खड़े रहना पड़ता था, एसी के अंदर हमको खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन बिहार से जा रही है। अगर आप इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो सर क्या कहेंगे? हाँ, तो सर 20 साल तो आपकी सरकार है। What is happening? No, I am saying when I was small, sir. This is when the supposedly Jungle Raj was there. This is what used to happen when the train used to pass the state. And now it doesn't. Till certain. और आजकल नहीं होता। यूपी नहीं होता है सर। अभी आपके आजकल ट्रेन नहीं लुटती है। ऐसा कोई विदाउट टिकट अभी घुस नहीं सकता है। तो ये चेंज अगर आप नहीं देखेंगे, इसको अगर आप सराहना नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। सर आप हमारे बिहार की बात कर रहे हैं ना, जिस बिहार की मैं बात कर रहा हूँ उसी की बात कर रहे हैं ना सर आप।
कोई बिल्कुल। कोई बिहार जो मंगल ग्रह पे मंगलयान ने डिस्कवर किया हो या ऐसा, उस बिहार की बात तो नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, इफ यू वांट टू रिफ्यूट, यू कैन सर रिफ्यूट इट। सर 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 पहले सर ऐसे आई हुआ वुड लाइक करता टू था। नो। आप ओके ओके आप ओके, आपकी चलिए सर मुंह आपकी नहीं बात खोल मान ली। सकते, मुंह नहीं खोल सकते ट्रेन के अंदर, चलिए सर आपकी बात मान उठा ली। के आपको ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। हाँ वंडरफुल सर, क्या बात है सर, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अच्छा ये बताइए, एक साल पहले बिहार में बड़ी बारिश आई, तकरीबन 24 के करीब ब्रिजेस गिर गए, पुलिया पुल पता नहीं क्या कुछ गिर गया, अभी तक नहीं बने सर। तो ये कौन सा सुशासन हो गया सर, ये तो बता दो। ओवर 24 ब्रिजेस, स्मॉल कनेक्टर्स, ब्रिजेस, पुल, पुलिया 24 गिरे हैं सर, अभी तक उनमें से आधे भी नहीं बने। अब आप ये तो बता दीजिए सर, अगर ये सुशासन बाबू हैं तो एटलीस्ट कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, तो वो पुल तो बनने चाहिए थे, अभी तक नहीं बने सर। हर साल कोसी नदी जो है, हम जब स्कूल में थे तब भी पढ़ते थे दैट द कोसी इज द सॉरो ऑफ बिहार, आज भी वही है। वैसे ही बाढ़ आती है, वैसे ही सब कुछ बह जाता है हर साल। तो सर क्या सुशासन हुआ, ये तो बता दो दारूवाला साहब प्लीज। बिल्कुल सर, द फ्यूरी ऑफ नेचर। राजीव सर, आप बिहार की बात कर रहे हो, फिलाडेल्फिया, आप तो ये मानते हो फिलाडेल्फिया चाइना, सर यहाँ पे तो एक स्ट्रक्चर का एक तो उसका मिसाल दिया जाता है ना, बट सर यहाँ पे नेचर की But not every fury, year. उसकी ताकत, वन सेकेंड लेट मी फिनिश राजीव सर, उनकी ताकत, वो स्टॉर्म और वो बारिश और वो बाढ़ से जापान जैसे शहर साफ हो जाते। सर अब कौन सी सरकार है, भगवान ने तो नहीं बनाया ना ब्रिज। आज यूएस के अंदर व्हाट वी सॉ, व्हाट इज हैपनिंग सर, सेंट मार्टिन से हमारे फ्रेंड्स आए, वो कह रहे थे कि जब वहाँ पे बाढ़ चलती है, हवा चलती है, तो दुनिया की कौन सी ताकत, कितने बड़े बंगले भी हो, तो वो एक माचिस की डिब्बी के जैसे उड़ के चले जाते सर। तो वी कैनॉट गिव यू सम गारंटी, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी आपको ऐसी गारंटी नहीं दे सकता क्या भाई मैंने बनाया हुआ ब्रिज, मैंने बनाया Sir, हुआ again, रास्ता, ये again, नेचर के फ्यूरी के सामने टिकेगा। दारूवाला अगर ऐसा साहब, कोई I है love you contractor को absolutely. बताइए, मैं मोदी जी के हाथ पैर पड़ के सर आई लव यू खामोशी को एब्सोल्युटली। दीजिए। नहीं, वन सेकंड सर, दारूवाला साहब आई लव यू एब्सोल्युटली, यू हैव नॉट आंसर्ड माय क्वेश्चन एट ऑल। क्या डाइवर्ट करते हैं और ऑब्फस्केट करते हैं सर, लव यू सर। सर मैंने ये पूछा, बारिश से 24 पुल और पुलिया गिरे, क्या वो वापस बने या नहीं, उसका तो जवाब आपने दिया नहीं। आपने कहा नेचर्स फ्यूरी ये वगैरह, आई एग्री विद यू। इनफैक्ट शोलापुर में इस बार 150 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, आई एग्री विद यू। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो जो 24 पुल और पुलिया गिरे थे, क्या वो दोबारा बने या नहीं, अभी तक मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है सर उस पर। बार बार मैं अपने बिहार के कॉरेस्पॉन्डेंट से भी पूछ रहा हूं, वो कह रहा है कि सर सिर्फ 8 या 10 पे काम शुरू हुआ है, बाकी पे काम नहीं शुरू हुआ। तो नेचर्स फ्यूरी you cannot control, but we can at least repair whatever nature's fury has destroyed. Don't you think so, sir? दारूवाला साहब, अब आप बताएं। 100% इट हैज टू बी रिपेयर्ड। काम शुरू होना चाहिए 9 के 10, आपने नहीं भी हुआ कहा सर। कि काम शुरू हुआ नहीं है, हुआ। बचे हुए 11 12 8 9 महीने पहले की ये बाढ़ की बात है, इसके अंदर काम शुरू होएगा। यहाँ पे इतनी ताकत के साथ, यहाँ पे हमारे कोरेगांव पार्क पूना का ब्रिज, उसको 1.5 साल लग गया है साहब बनने को। मैं वहां पे Correct. रहता हूँ, आने जाने में 1.5-2 घंटा मुझे लगता है, टाइम लगता है सर। ये सरकार है, रेड टेप है, टेंडर्स है, अगर उठा के किसी को भी विम्स एंड फैंसीज पे अगर आप टेंडर दे तो वहीं से भी आप और प्रदीप सर तो सर हमारी तो दारूवाला साहब, उतारेंगे। दारूवाला साहब, जिस रफ्तार से देवेंद्र फडणवीस जी क्लीन चिट दे रहे हैं, इट बिकम अ सोर्स ऑफ दिस थिंग एनवी फॉर ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज। बोले कि डॉक्टर सुसाइड फल्टन में हो गया तो निम्बालकर को तुरंत क्लीन चिट गया, बोले कि मैं यहां पर आया हूं, निम्बालकर को क्लीन चिट दे रहा हूं, मैंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। सुप्रिया सुले जी कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होने दो, आप जुडिशरी पर्सन, आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? फिर आगे जाके जिस प्रकार से रोहित पवार ने एक्यूज किया पार्थ पवार लैंड स्कैम, तो वहां पर भी आगे जाके क्लीन चिट देवेंद्र फडणवीस से कह रहे नो प्रॉब्लम। हाउ डू यू सी दिस क्लीन चिट का जो सिलसिला है, किस प्रकार से देखते हो आप? यू डोंट थिंक दैट जो कह रहे कि 2 यार्डस्टिक है, एक हमारे लिए और एक उनके लिए, ऑपोजिशन के लिए, ऑपोजिशन के खिलाफ ऐसे केसेस फाइल करके सबको अंदर डाल देते हैं तो वो छूट ही नहीं पाते, और अपने लोगों को सबको क्लीन चिट दे देते हैं, फेवरेट्स। दारूवाला साहब, देखिए सर, सब में पहले जो फल्टन का केस है, जो इंक्वायरी हुई है, वो इंक्वायरी के जाते हुए जो लोगों ने अनाप शनाप वायलेशंस किया, जो विदाउट प्रूफ उन लोग ने जो बातें की, जो प्रवक्ता लोगों ने यहाँ पर फॉल्स एलिगेशन किया, आज सारों को निकाल दिया गया।
मीडिया को मिसगाइड करने के लिए। एक सर मेरी बात समझिए, जो हुआ है, जो विक्टिम की जान गई है, उनके साथ में हमारे प्रवक्ता, ये टीवी, ये सब लोग उनके शोक में, उनके दुख में हम उनके साथ है। इन्वेस्टिगेशन का जो मामला है वो आज मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट दिया, वो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कैसा दिया, क्यों दिया, उसके क्या पैरामीटर्स थे। अगर उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो बेशक उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगा, उसकी चार्जशीट है, उसके ऊपर गुना दाखिल है, वो ऑफिसर सस्पेंडेड है। किसको क्लीन चिट दिया मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि जो अक्यूज्ड है उसको लाइफ टाइम सस्पेंड किया गया है। द वन हु वाज अक्यूज्ड इन दिस फुल इंसिडेंट, जिसको बचाना था उसको बचा लिया दारू वाला साहब, पार्थ पवार को बचा लिया। कर दिया। जिसको बचाना था आपने बचा लिया, पार्थ पवार को बचा लिया, बाकी सबको अंदर डाल दिया। मुरलीधर मोहोल दंगेकर, एकनाथ शिंदे जी, मुरलीधर मोहोल को कुछ भी हो नहीं हो गया, पूरे जैसे कॉन्ट्रैक्ट ही रिवर्स कर दिया और मुरलीधर मोहोल को बचा दिया। पहले से बोला कि क्लीन चिट, नो, एक जो क्या आपको जिसको बचाना आप बचाते हो, और ऑपोजिशन को नहीं है तो भी उठा के डाल देते हो अंदर, दारू वाला साहब। देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, मैं राष्ट्रवादी का तो प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर ये बात इतनी पक्की है, अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, व्हेन वी से वी आर अ गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस एंड वी मीन इट, अगर इसके अंदर अभी तो इंक्वायरी एक इनिशियल स्टेज के अंदर, जस्ट 36-48 hours that this incident has come to light and that what you and me are aware of it, but I can assure you sir, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए, इसके अंदर कोई भी हो, कितना बड़ा भी नाम हो, अगर इसके अंदर चलते हुए अगर कुछ भी लकूना अगर आता है, आई कैन अश्योर यू सर, ये देवेंद्र फडणवीस सरकार है, अगर देवेंद्र जी भी अगर यहाँ पे न्याय नहीं दे सके, तो ऊपर हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह साहब है, यहाँ पर एक सर्वसाधारण आदमी भी जाके कंप्लेन अगर करता है ना साहब, इनको द्विवेदी जी की उंगली उठे, मैं जा रहा हूँ द्विवेदी जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले लिस्ट पढ़ाएंगे आप। एक मिनट, उसके पहले दारूवाला साहब, पार्थ पवार जी की जो कंपनी है जिसके 99% शेयर होल्डर वो हैं, उन्होंने रेडी रेकनर के हिसाब से, आप भी वहीं रहते हैं कोरेगांव पार्क में, रेडी रेकनर के हिसाब से जो 1800 करोड़ की जमीन है वो 300 करोड़ में बेच दी गई उनको, गवर्नमेंट लैंड है, जिसमें सबके खिलाफ केस दायर हुआ, पार्थ पवार का नाम ही नहीं है उसमें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इज 99% शेयर होल्डर एंड इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नाउ without a resolution from the company directors, how could they have bought the land? So which means Parth Pawar must have signed the resolution, और उसके बाद आकर के अजीत दादा पवार, माननीय सम्माननीय अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम, वो आके कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है, इसके बारे में मुझे क्या मालूम। मतलब कि there are two ways of looking at this. One way is of course Ajit Dada Pawar genuinely didn't know, and the other way is 300 crores for him is nothing. घर से 300 करोड़ रुपए जा रहे हैं, उनको क्या पड़ी है। हाँ, 36,000 करोड़ होते तो शायद उनको मालूम पड़ता। कहने का मतलब ये हुआ, इज दैट व्हाट वी आर लुकिंग एट? 70,000 करोड़ बोलेंगे, 30,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़ अगर होता, यहाँ 70,000 करोड़ अगर होता तो शायद अजीत दादा पवार जी को मालूम होता। ये तो छोटा सा अमाउंट है सर, 300 करोड़ का, उससे क्या फर्क पड़ता है। और पार्थ पवार साहब का नाम ही नहीं है सर उसमें। अब आप मुझे बताइए, और बावनकुले साहब, अदरवाइज ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड मैन, बावनकुले साहब ये बोलते हैं कि भाई वो जिसने वो तलाटी के पास साइन किया था उसको ही अरेस्ट किया, अभी बाद में बाकी सबको करेंगे। सर आप मुझे बताइए, द गाय हु ओन्स 99% ऑफ द कंपनी, नथिंग अगेंस्ट हिम, नथिंग एट ऑल। दारूवाला साहब क्या है? डू यू थिंक द पीपल विल नॉट क्वेश्चन यू? You might still win, no problem at all. There's a possibility because you are now facing the weakest opposition you've ever faced. The weakest opposition. आज तक कभी इतनी कमजोर opposition नहीं रही हिंदुस्तान में. You are very lucky that way. लेकिन सर क्या बात कर रहे हैं आप सर? You are from the RSS. At least integrity तो रखिए ना सर. दारूवाला साहब आप कुछ बोलें, उसके बाद मैं द्विवेदी जी के पास जाता हूँ. बोलिए। देखिए सर, what I understand, as you know, we all understand little bit about LLP. 99% shareholder is Parth Pawar ji, 1% is his relative only. मगर इसके अंदर जब तक एक रेजोल्यूशन के बदले एक पावर ऑफ अटर्नी होती है टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड, पावर ऑफ अटर्नी फॉर लीज, जो भी कुछ अगर होता है विदाउट पावर ऑफ अटर्नी सामने वाला जाकर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। And that can be done without a resolution. That can be done without a board resolution. That's a very valid point. Are you there? Sir, that can be done without a board resolution.
Yeah, listen, Even a power of attorney, a अगर board resolution power has to be of passed that उनके so and पास so है, has been given अगर power of power of attorney. attorney उनके पास नहीं है, but as for my information, you have to hear to this, you have to listen to this. A very important piece of information that I'm giving you over here. What I understood last, Rajiv sir, Pradeep sir, और जनमानस को आपके माध्यम से ये मालूम रहना बहुत जरूरी है क्या टू द एग्रीमेंट there is a power of attorney signed and given full authority to Mr. Patil to execute such a proceed. Yes. In this case, the reason why he's not yet been booked, what I feel, what I can read, the little bit that I understand in English, is money has not changed hands. In that it is written that money is to be given. Money has not yet changed hands. Why this revenue people were arrested? इनको अटक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैं सुशील जी या फॉर दैट इंस्टेंस हमारे जो शिवसेना के मेरे मित्र यहाँ पर बैठे अगर हम कोई पीस ऑफ लैंड खरीदते अगर फ्लैट खरीदते उसके कंपनी रिकॉर्ड में उसकी जो प्रॉपर्टी कार्ड होता है 7/12/7/12 एक्सट्रैक्ट होता है उसमें हमारा नाम लगाने के लिए हमें साल 6 महीने 3 महीने वहाँ पे आप भले कितने पावरफुल हो आप कितना भी पैसा खर्चा करो आपको वहाँ पे चक्कर मारना पड़ता है आपके जूते घिस जाते यहाँ पे तो 7/12 के अंदर ऑलरेडी नाम भी लग गया पैसा एक्सचेंज हैंड भी नहीं किया तो इसके अंदर वो सर 300 करोड़ का कहां से आ रहा है फिगर 1800 करोड़ का माल आपने 300 करोड़ में खरीदा है क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग मे बी बिकॉज इसको चलते हुए बावनकुले जी ने ये जो अधिकारी को जो जेल में डाला है ईडी हैज टू स्टेप इन इमीडिएटली अगर कैश ट्रांजैक्शन अपना ट्रांजैक्शन दिख नहीं रहा यानी कैश ट्रांजैक्शन हो गया ईडी हैज टू स्टेप इन इमीडिएटली फॉर मनी लॉन्ड्रिंग नो प्रदीप सर आई नो यू आर अ लॉयर इसके अंदर उसके अंदर ऐसा बताया है कि पैसे देने आए मनी इज टू बी गिवन मनी हैज बीन गिवन करके नहीं लिखा है you are a lawyer आप अच्छे से पढ़ते हो सर which is fine सर मोहल दंगेकर में भी आपने ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया इधर ही वही करने वाले हैं आप अभी हो गया ना उसने क्या वापस बैठे दंगेकर ने इतना हंगामा कर दिया था फिर बोले कि सेल हुआ ही नहीं है सब वापस देने जो चक्कर चला अजीत दादा पवार ने कह दिया ना कि हमने वापस दे दिया लैंड दैट्स व्हाट ही सेड बट आई वुड लाइक टू आस्क एन इवन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर दारूवाला साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर मी इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन द ट्रांजैक्शन 300 करोड़ 250 करोड़ मैं कहता हूं 3 रुपए में खरीद लो यार क्या फर्क पड़ता है सर हु हैज एक्सपोज दिस ये एक्सपोज कैसे हुआ दारूवाला साहब जिन्होंने एक्सपोज किया वो तो खास हैं देवेंद्र फडणवीस जी के खुद मतलब ऐसा दारूवाला साहब ये क्या हो रहा है आर यू पुटिंग अजीत दादा पवार अंडर प्रेशर अजीत दादा पवार के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं मतलब पूछ रहा हूं सर ये देखो ये समीकरण है ये इसके लोग कितने भी इसके अर्थ तर्क निकाल सकते क्या आर वी कीपिंग देम अंडर प्रेशर बट मैं एक बात जानता हूं अजीत पवार जी जो है वो इतने तड़फड़ नेता है अगर उनके बेटे ने लिसन टू मी अगर उनके बेटे के हाथ से भी गलती हो गई ना सर अजीत पवार आपके मीडिया के सामने वो आदमी अगर उसके बेटे के हाथ से भी गलती हो गई तो वो कबूल सर यू शुड बी इन द बेटे को अरेस्ट कराया सर भी वो बैकफुट पे नहीं आपको राज्यसभा में होना पक्का है इसमें कोई दो राय नहीं मैं अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूं अगली बार जो राज्यसभा की चुनाव होगी फरवरी आई थिंक इट्स इन फरवरी और मार्च सुशील व्यास जी विल प्रोबब्ली बी एबल टू टेल मी February or March, I think the Rajya Sabha is there. Sir, you will definitely be nominated to the Rajya Sabha from the BJP. अगर ना हो तो I will be heartbroken and I will be disappointed, but I will fight for you. Let me tell you this: whatever little influence I still have, कुछ लोग सुनते हैं अभी भी बीजेपी में मेरी बात, मैं आपके लिए जरूर झगड़ा करूंगा सर, ये पक्का है. Sir, you are the best spokesperson BJP could ever have. They don't know what a gem you are, sir. Fantastic, sir. मतलब कि आप तो रात को दिन बना देते हैं दिन को रात बना देते हैं सर आप तो अली दारूवाला साहब मान गए आप सर फैंटास्टिक प्रशंसा नहीं सर साल में मुझे जूता मार रहे हो सर यू आर ब्रिलियंट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आई हर्ड यू हैव टू गो डू यू हैव टू गो आई थिंक इट्स you can wait sir you just wait for Dwivedi ji to rebut you and then Dwivedi ji please have the courtesy sir Dwivedi ji आप बोलें सर आपने हाथ उठाया था बोलिए सर 2014 के बाद से और 2025 के बीच में भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है मुझे पता नहीं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे माननीय मोदी जी ने कहा था बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेंगे अभी एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो परिवहन घोटाला हुआ था
वो भी देवेंद्र फडणवीस जी के नाक के नीचे हुआ। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसकी उन्होंने घोटाले की जांच शुरू करा दी। अब वो घोटाले की जांच कहां पहुंची पता नहीं। अभी पार्थ पवार का आपने नाम लिया, घोटाला हुआ, सबके सामने है। दारूबाज बालाजी ने उसको लपेट दिया धीरे से। तो भ्रष्टाचार कहते किसे हैं? ये संजय राउत को गिरफ्तार कर लीजिए। शराब घोटाले में, जो दिल्ली में शराब घोटाला चला, उसमें राज्यपाल जी ने साइन किए थे, लेकिन घोटाला जब तक सरकार रही तब तक घोटाला चलता रहा। सरकार चली गई, अब वो घोटाला बंद हो गया और उनके जो आरोपी थे वो भी धीरे धीरे छूट रहे हैं। तो भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, उनके खिलाफ भी कोई हाईकोर्ट का नहीं मिल पाया सबूत। तमाम ऐसे केस है जो आप जान रहे होंगे, सबूत नहीं मिल पाया। एक सामने घोटाला हो रहा है और घोटाला दिखाई नहीं पड़ रहा। ये किस तरह की सरकार चल रही है ये तो समझ ही नहीं आ रहा। 24 पुल गिरे, पुलिया हो पुल गिरे, वो नहीं दिखाई पड़ रहा। अब वो कह रहे साहब आप ही अपना कॉन्ट्रैक्टर दे दीजिए हमें। शिवाजी, महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिरी, शिवाजी के गिर गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और हमारे सुनील बैस जी कहते साहब बढ़िया सरकार चल रही है। एक विधायक की हत्या हो जा रही है, सरपंच की हत्या हो जा रही है जिसमें इनके मंत्री का नाम आता है, जिसको बाद में इस्तीफा देना पड़ता है। एक केंद्रीय मंत्री है, उनकी बेटी के साथ, इनकी बेटी के साथ व्यवहार खराब होता है, जिसकी वजह उनको थाने जाना पड़ता है। और सब सरकार बढ़िया चल रही है। आपने 10 गारंटियां दी, आप बदगर पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, संसाधन उपलब्ध नहीं थे, सरकार आपकी थी, 2.5 साल आपने राज कर लिया था, तो संसाधन आपके पास नहीं थे, तो गारंटियां देने की आपको जरूरत क्या थी? आप क्या कहना, जिसकी भोजन थाली हम देंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, 2100 रुपए हम देंगे लाडली बहनों को, 25 लाख नौकरी, कितनी नौकरियां मिल गई अभी तक? महाराष्ट्र में कितनी नौकरियां मिल गई? 25 लाख नौकरियां देने का आपने वादा किया, ये क्या चीज है? बिजली बिल माफ कर देंगे, किसानों को ऋण माफ कर देंगे, तमाम ऐसे वादे किए आपने। आज बिहार में चुनाव हो रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए एज ए बीजेपी नेता, सब मैं सम्मान करता हूं, उनको देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरह की जो बातचीत चल रही है देश में, इस तरह की जो घटनाएं चल रही है, जो भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, लेकिन आज तक कोई बीजेपी का चाहे विधायक एक प्रदेश में 10 लाख रुपए पकड़े गए, 4 करोड़ रुपए पकड़े गए, कोई घोटाला नहीं। चुनाव में रुपए बांटते पकड़े गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीजें जो चल रही देश में, इसका मतलब क्या है? ये देश की जनता क्या समझे? देश की जनता के क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या झूठ जुमला या इनसे सरकारें चलाई जाएंगी क्या? आज आप कह रहे कि सब सभी लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए, जब सब पार्टियां, आप उस दिन भूल गए जब कांग्रेस मौजूद थी, अटल बिहारी वाजपेयी जनता दल वगैरह सबसे कंबाइन करके चुनाव लड़ा था, उस दिन आप भूल गए। क्यों भूल गए वो दिन? तो आप कांग्रेस के उसमें विरोध में थे, कांग्रेस के लिए पूरा देश आप एकजुट कर रहे थे। माननीय राजनारायण जी तमाम सभाएं कर रहे थे। बहुत पुरानी बात हो गई ना। मैं उसी में तो आ रहा हूँ ना सर, कि आज आप कह रहे साहब जो पूरी पार्टियां देश की वो बीजेपी के खिलाफ होने जा रही। अरे क्यों लड़ेंगे? आपकी नीतियां, आपके सिद्धांत, आपके जुमले, आपका भ्रष्टाचार का नारा, आपकी महंगाई, आपकी बेरोजगारी, कहाँ नारे चले गए? इस देश में कहाँ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? जो आप 55 रुपए जब डॉलर का रेट था तो माननीय मोदी जी को दिखाई पड़ता था, उसे प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही। आज 90 रुपए से ऊपर डॉलर का रेट पहुंच गया, अब बेइज्जती नहीं हो रही। जब 55 रुपए तेल था, 400 रुपए में आपका गैस थी, तब आपको महंगाई दिखाई पड़ रही थी। आज 1000 रुपए में हो गई। आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया, आपको महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही। अभी ब्लास्ट हुआ है, कार ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास, करीबन 7-8 लोग सीरियसली घायल है, शायद डेड भी है। तो मोदी जी बार बार जो कह रहे थे कि टेरर के खिलाफ एक सशक्त, एक पावरफुल टूल बनकर मोदी जी उभरा है, किस प्रकार से देखते हो? ब्लास्ट तो हो गया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट पाक कार में ब्लास्ट हो गया है। और आज ही टेरर में 3 लोग जम्मू एंड कश्मीर से अरेस्ट हुआ था, उनके मल्टी स्टेट लिंक्स, कई गुजरात से, कई दिल्ली के बाद फरीदाबाद से लोगों को उठाया गया और लार्ज अमोनियम नाइट्रेट जिस प्रकार से पकड़ा गया। तो क्या
मोदी जी जो बोले थे कि टेरर फ्री स्टेट, एक्शन अगेंस्ट, क्या 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 देखते हो आप द्विवेदी जी? देखिए अभी आपका 300 टन वहां पकड़ा गया था। अभी जो जो 24 हमारे 28 हमारे भारतीय मारे गए जम्मू कश्मीर में, क्या उनके मुर्गी पकड़ लिए गए? एक जहां पे 2000 की भीड़ हो, वहां पे लोगों को मारा जाए, वहां कोई सिक्योरिटी इंतजाम ना हो, तो ये फेलियर किसका है? इस फेलियर को कौन कहेगा? 2000 आदमी वहां इकट्ठे हो रहे, आपकी कोई वहां पे ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है, आतंकवादी आते हैं मार के चले जाते हैं, इसके रास्ते पकड़े नहीं गए। देखिए कहना करना, आज देश में सुई से लेके हवाई जहाज बन रहे हैं, आज मेट्रो स्टेशन है, पुल पुल बने हैं, जिस तरह से बिहार में पुल गिरे हैं, वो तो सर बहुत बड़ा मतलब भ्रष्टाचार का सीधा साधा नमूना है। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज क्या महाराष्ट्र में जंगल राज नहीं है? बिहार में आप कह रहे हैं जंगल राज था इससे पहले, और 20 साल सरकार आपकी है। But 8 people dead, sir. 8 लोग मर गए हैं सर। इस बम ब्लास्ट में 8 लोग मर गए हैं। It's a car bomb which just ripped apart a lot of other cars which were standing over there. देखिए And the सिर्फ flames माननीय were going on. कहना नहीं चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, लेकिन माननीय मोदी जी या बीजेपी जो भी बातें कर रही है देश में, जो भी काम कर रही है, वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रही है, अपने फायदे के लिए कर रही है। दारूवाला मैंने Let's hear स्टेटमेंट दारूवाला साहब on this. दारूवाला जी ने साहब, किस तरह से would you like to comment on this, 5 sir? पवार को क्लीन चिट दे दी। Yes, and we'll go to Vyas साहब after कैसे that. उन्होंने दारूवाला clean chit दे दी? साहब. तो इतने अच्छी तरीके Sir, से may I go to Daruwala Sahab on the bomb blast at Red Fort? Sir, near the Red Fort there was a car parked, it was a car bomb. 8 people are feared dead and more injured. What's going on, sir? Daruwala Sahab. Serious. It's a serious matter, it's This is, terrible. yeah. Yeah, it I is, hope- it I is hope they really discover who did shocking it. what I'm hearing from you right now. Yeah. And this 8 people dead. I am telling you, this is really shocking. This is going to be investigated, and I can assure you, the Prime Minister is not going to let it go scot-free. Should not. Let it just get to it. Yeah, he will not let it go scot-free. Should not. Everything threadbare. मैं कह रहा हूँ, आप सारी देश को एकजुट होकर ये क्या हो रहा है, हमारे रेड फोर्ट तक ये क्या सिग्नल देना चाह रही है, कौन लोग हैं, ये किसके रिटेलिएशन में ये हुआ भी है क्या, ये किसी से मास्टरमाइंड है या कोई ये ट्रैजिक मिसहैप एक्सीडेंट है? It's not an accident. It is not an accident. It can't be so powerful. Sir, it cannot be so powerful. It could not be an accident. Yeah. It cannot be. This is really a breaking news, and I'm really sorry. And through your channel, Rajiv sir, means I would really ask. Yes, terrible. to have What has happened is 1 awful. minute silence and pay our homage to the dead. Let us do that. This is really And sad. hell of a lot of other cars also got what affected. things are coming That's the from. footage. That is the footage. That's the footage which is going on your screen right now. That is the Very footage. fearful. Very, It's very absolutely fearful. terrible. Sushil Vyas ji, would you like to say something on this? कुछ कहना चाहेंगे आप सर? सुशील व्यास जी? बजाज जी मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ कहना चाहेंगे इस बम ब्लास्ट पे? नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे अली दारूवाला जी ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन इसमें जो कुछ भी उचित कानूनी कार्रवाई होकर के दोषियों को जितना यथाशीघ्र पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा उनको देंगे। मैं काफी देर से बजाज जी चर्चा चल रही थी, एक बात कहना चाह रहा था। बोलिए सर। ये कहा जा रहा था कि ये पार्थ पवार का जो मामला हुआ उसमें जी, जी, एफआईआर जी। वगैरह, ठीक है। मैं मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि किसी को क्लीन चिट, इस मामले में उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है गंभीर से गंभीर कार्रवाई होगी। एफआईआर लॉन्च हो गया है, 5 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बन गई जिसको एक महीने के अंदर क्या क्या अनियमितता इलीगैलिटी हुई है वो सामने लाकर रिपोर्ट पेश करना है। रिपोर्ट के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, कंसर्न ऑफिसर जो इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट जिसका था सस्पेंड हुआ है। अब दूसरी बात, पूरे देश में तमाम चैनलों पे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पता नहीं क्यों इसका काउंटर नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, जो चैनलों के सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर एफआईआर हो गई आज, उसमें 2 लोगों के नामजद हैं, तो इसका मतलब नहीं कि कल तीसरा चौथा नहीं हो सकता। Correct. अगर किसी को पता ना हो Yes. तो सेक्शन 358 ऑफ BNSS which was enacted from with effect from 1 July 2024, उसके पहले था CRPC जिसका सेक्शन है 319। यानी जांच के दौरान भी ये पता चलता है, कोई इस तरह की एविडेंसेस आते हैं कि भाई ABC के खिलाफ अगर कोई आरोपित करने की
प्रक्रिया अपनाई जा सकती है तो उसको एज एक्यूज जोड़ा जा सकता है। ये नहीं कि आज 2 ही लोगों के ऊपर एफआईआर है तो कल तीसरा चौथा नहीं आ सकता। सेक्शन 358 ऑफ बीएनएसएस empowers पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू मेक एक्यूज एनीवन। उसका ताजा उदाहरण मैंने आपके ही चैनल पे 3-4 दिन पहले जब मैं आया था, मैंने कहा था कि नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, लखूभाई पाठक ने कोई आरोप लगाया, 19 साल बाद उनको आरोपित किया गया 319 सीआरपीसी के अंतर्गत। तो ये नहीं है कि देयर इज दी एंड, एफआईआर में नाम नहीं है तो बाद में कोई आरोपित नहीं होगा। आरोपित होता है, देश का कानून आपको अलाउ करता है। just one और small किसी भी update. मुख्यमंत्री जी ने किसी को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने कहा गंभीर से गंभीर जो भी है व्यास जी, इसको दारूवाला प्रक्रिया साहब, अपनाई द्विवेदी जाएगी। जी, one small update. The car was parked near the metro station. लाल किला के साथ जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर कार पार्क थी, उसमें ब्लास्ट हुआ और अभी ये डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है कहीं वो एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं था या वो टेररिस्ट ब्लास्ट था, लेकिन इट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। आज ही 2 टेररिस्ट मॉड्यूल जो हैं दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं और आज ही ये हो गया है। सो वी आर नॉट श्योर व्हाट रियली हैपेंड, वी आर स्टिल अवेटिंग न्यूज, वी डोंट नो कि ये टेररिस्ट ब्लास्ट था या कुड इट बी एन एक्सीडेंट, जैसे दारूवाला साहब बोल रहे थे, बिकॉज एन एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट कैन ऑल्सो लीड टू सच अ कॉन्सिक्वेंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। I hope to God it is not a terrorist incident. That's all that I can hope for. You know, व्यास जी, आपको सप्लीमेंट करते हुए मैं पूछना चाहूँ, मुरलीधर महल वाले इंसिडेंट में भी सब उंगली जो उठ रहा था, दंगेरकर ने प्राइम अक्यूज्ड मुरलीधर महल को कहा था, वहां पर भी कुछ हुआ नहीं है। निम्बालकर जी को भी यहाँ पर क्लीन चिट, मुंडे जी, जो धनंजय मुंडे जी हैं, वहां पर उनके बंगले पर मीटिंग हुआ था एक्सटॉर्शन का, तो वहां बाकी सब पकड़े गए, मुंडे जी पकड़े नहीं गए। अब बार बार इतने सारे कोइंसिडेंसेस जो हो रहे हैं, तो यही है कि मेन जो जिसको बचाना है आप बचाते ही हो, बाकी लोग तो भले भले कि कानून, द स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ वहां पर बाकी लोगों पर हो जाए। प्रदीप जी, हाँ। आप मेरे लर्नेड ब्रदर हैं। एक आम आदमी अगर इस तरह की बात कहता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। हम राजनीति में है, जवाब देते हैं, उसका सामना करते, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, वकालत करते हो, इस तरह की बात कहना एक प्रक्रिया होती है। मुझे बताइए कौन सी प्रक्रिया पूना के उस जैन बोर्डिंग के केस के एग्रीमेंट को कैंसिल करने में नहीं अपनाई गई, या ये जो फलटन में हमारी बहन का जो दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या का केस हुआ उसमें नहीं अपनाई जा रही है, या ये पार्थ पवार की कंपनी को लेकर हुआ। बताइए ना, कानून कहाँ उसमें सुस्त बैठा है? कानून की प्रक्रिया चल रही है। अगर आगे चलकर किसी के खिलाफ अगर कोई है इंक्रीमेंटिंग, जिसको एविडेंसेस कहते हैं कि देयर आर इनफ material available to make him or her accused, he or she will be made as an accused. ऐसा थोड़ी किसी को छोड़ दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो जाने दीजिए। Loophole थोड़ा है, जैसे जांच शुरू और आप कहते नहीं तमाम हिंदुस्तान को आप एक्यूज बना दीजिए जिसको हमारे विपक्ष के साथी चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता ना। धनंजय मुंडे जी के हिसाब से चलेगा। धनंजय मुंडे जी जिस दिन वहां पर मीटिंग बुलाए थे, तो आपने कहा कि वो देश से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम 1 महीने बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, तो अपने आप छूटने वाले वो। मींस मेरा कहना है कि उसमें जांच नहीं हो रही क्या? मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाह रहा हूँ, जांच नहीं हो रही है क्या? हो रहा है, बाकी सब पकड़ा गया। एब्सोल्यूट द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ लॉ सब पे लगा। Wait for the result. Investigation officers are doing their investigation. Otherwise, what can they do? Yes, they are doing. Right, gentlemen, thank you very much. Thank you. So tomorrow is voting in Bihar, and a very sad news from Delhi. The car exploded. Now we don't know whether it's a terrorist attack or not. That we'll come to know later. The Delhi police is investigating. I don't want to jump the gun. I don't want to create panic. All I'm saying is 8 people are here dead. That's what the Delhi police has said. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, काफी लोग इंजर्ड हैं, और वो मेट्रो स्टेशन जो है लाल किले के पास वाला, उसके पास में कार पार्क थी एंड दैट एक्सप्लोडेड। अब वो एलपीजी गैस सिलेंडर वाली कार थी, क्या था कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजन हुआ है जिसमें 8 लोगों की मृत्यु, ऐसी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने करी है, ये कहा गया है। राइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे सभी दर्शकों के लिए, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation. You subscribe to that icon, you subscribe to Nation Now. लेकिन प्रदीप जी, टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस ना, आज 2 टेररिस्ट मॉड्यूल जो हैं, दे हैव ब्रोकन देम एंड दे हैव अरेस्टेड देम। सीरियल ब्लास्ट रोक पाए। और वहां पर जो एक गाड़ी पार्क थी बिल्कुल लाल किला के
मेट्रो बगल- स्टेशन के Yes, पास वहीं पर पार्क थी, गेट के पास पार्क थी। आई डिडंट नो कार्स वर अलाउड टू बी पार्क नियर द गेट, मुझे मालूम नहीं है। अब वहाँ पे parking क्या is कर big रहे थे? problem, sir. I mean, उसको और लाल किले के पास तो सर पार्किंग मतलब वहाँ तो ट्रैफिक ऐसा होता है कि मतलब ज़बरदस्त, और ये तो गनीमत है कि ज़्यादा और लोग नहीं मरे, मतलब आई से गॉड इज विद अस, बट ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज टेरेबल, दिस इज हैपेंड इन दिल्ली नाउ आफ्टर ईयर्स। ना जाने कितने सालों के बाद दिल्ली में कुछ ऐसा हादसा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप एंड प्रे दैट दिस वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, दैट इट वाज नॉट अ टेररिस्ट इंसिडेंट। आई होप टू गॉड इट वाज नॉट अ टेररिस्ट इंसिडेंट। वेल, if it was, then we shall wait and see if Operation Sindoor 2 starts again. अगर मान लीजिए ये आतंकवादी घटना थी और मालूम पड़ गया कि इसके पीछे पाकिस्तान है, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने में देर नहीं लगेगी, ये आपको बता दूं। Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself, with the sad news that there was a bomb blast near the metro station gate number 1 at Lal Killa. 8 people feared dead. We are awaiting more news. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप देखते रहें नेशन नाउ, आप नेशन नाउ देखते रहें। We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.